एक सफल व्यक्ति कौन होता है? क्या सफलता सिर्फ दौलत और शोहरत से ही नापी जा सकती है? क्या एक सफल व्यक्ति का अपने समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? किसी भी सफल व्यक्ति को सफल बनाता है उसका समाज के प्रति योगदान। एक सफल व्यक्ति को सफल बनाता है उसकी अपने समाज को लेकर संवेदनशीलता। अगर हर सफल व्यक्ति अपनी सफलता का एक छोटा सा भी हिस्सा समाज के साथ बांट ले तो वो असल मायने में सफल हो जाता है। सिर्फ अपना ही सोचने वाला व्यक्ति बेशक अपने बिजनेस में या अपने कार्य में तो सफल हो सकता है, लेकिन असल जीवन में वो सफल नहीं कहलाता। जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वही मजबूत रहते हैं। एक सफल व्यक्ति भी अपने क्षेत्र में तब तक मजबूती से टिका रह सकता है अगर वो अपनी जड़ों को कभी ना भूले और अपने सामाजिक कार्यों के जरिए अपनी जड़ों को सींचता रहे। आज हम आपको ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, एक सफल बिजनेसमैन हैं और एक समाज सेवी हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है रूट कॉज, इसमें हम इनसे जानेंगे कि समाज को आगे बढ़ाने, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट होकर ऐसे कौन से कार्य करें ताकि हम, हमारा समाज, हमारा देश अग्रणी हो। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इस सामाजिक कार्य में कैसे जुड़े? मतलब क्या वजह है कि आपको फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है? क्या ऐसे कार्य करते हैं समाज के लिए जिससे आपका एक अद्भुत सा नाम चल पड़ा है? मेरा एक मानना है, आपने अभी समाज की बात करी, समाज सबसे आगे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है समाज। आज अगर समाज नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। मेरा ये मानना है जो मैं आज हूँ, मेरे में जो अकल है या मैंने जो जितनी पढ़ाई करी है वो मैंने कैसे करी है। अगर समाज स्कूल ना बनाता तो क्या मैं स्कूल जा पाता? ये ठीक है, मैं स्कूल के लिए मैंने पैसे दिए, अपनी एजुकेशन के लिए फ़ीस दी, लेकिन फ़ीस मैंने कब दी? जब स्कूल बन चुका था। किसी सामाजिक आदमी ने, चाहे वो अपने प्रॉफिट के लिए बनाया था, लेकिन स्कूल बनाया जहाँ पे मुझे एजुकेशन मिली। किसी ने अपने प्रॉफिट के लिए चाहे अस्पताल बनाया था, लेकिन अस्पताल बनाया और मेरे को जब उस अस्पताल में मैं बीमार पड़ा तो मेरे को उस अस्पताल में मुझे उसकी दवा मिली, मुझे उसका इलाज मिला। अगर अस्पताल ना होता तो शायद मैं अभी तक ऊपर चला गया होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो भी चीज़ आज सफाई वाला है, रोड के कर्मचारी है, वो समाज है, वो समाज में वो सफाई करता है तो मेरा एक जो जगह है वो स्वच्छ रहती है और मैं स्वच्छ जगह में रहता हूँ तो मैं हेल्दी रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको समाज ने दी हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ है, हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम भी समाज को जो हमसे बन सकता है वो हमें उनको लौटाना चाहिए, क्योंकि जो हम आज देंगे वो किसी और को आगे काम आएगा और इस तरह से साइकिल चलेगी। और अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि ये मेरा पैसा है और मैंने कमाया है और मैं इसका कुछ सिर्फ मैं ही इसको भोगूंगा, तो ये शायद मेरी भूल होगी। लेकिन वीरेंद्र जी, जैसे आपने मुझे 3 एग्जाम्पल दिए कि जो किसी ने स्कूल बनवाया अपने प्रॉफिट के लिए बनवाया, किसी ने अस्पताल बनवाया वो भी अपने प्रॉफिट के लिए बनवाया, सफाई वाला जो सफाई करता है वो बदले में उसके पैसे लेता है, तो ये सामाजिक कार्य कैसे हुआ? अगर वो काम नहीं होगा जैसे मैंने बताया तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकता। मैं आज कमाई करता हूँ। मैं इस सक्षम मुझे किसने बनाया है? उस स्कूल ने बनाया है। स्कूल ने बनाया है, मुझे पढ़ाया लिखाया है। प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, अगर वो प्रॉफिट लेता है या नहीं लेता, मेरे को अगर उसने सिखाया पढ़ाया नहीं होता तो मैं आज कुछ काम ही नहीं कर पाता। आज मैं भी एक सड़क छाप आदमी रहता, मैं भी अनएजुकेटेड रहता। तो वो एक अस्पताल के अंदर जो आपने बताया, मेरे को अगर वहाँ पे मेरे को बीमारी का इलाज मिलता है, हम ये सोचें कि उसने क्या किया अपने प्रॉफिट के लिए, मेरा ऐसा मानना है वो उसको हमें नहीं सोचना चाहिए। उसने मेरे लिए क्या किया, मैं सिर्फ ये देखता हूँ उसने मुझे एक अस्पताल मुहैया कराया है, उसने मुझे एक एजुकेशन स्कूल मुझे मुहैया कराया है, इसके बदले में उसने जो कुछ लिया हो वो सब कम है, उसने जो मुझे दे दिया वो बहुत बड़ी। यानी कि वीरेंद्र जी, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो बात समझ पा रहे हैं, सारा का सारा मसला नज़रिए का है कि एक चीज़ को हम
किस तरह से देखते हैं, किस तरह से लेते हैं। हम एक तरफ ये देखते हैं कि क्या उससे पैसे कमा रहा है, पैसे बना रहा है, एक पार्ट तो वो हो गया, ठीक है, हो सकता है उसने व्यवसाय, उसने दोनों तरह से, क्योंकि अगर कोई बिजनेस में या व्यवसाय में चीज़ों में इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली उसके बदले में उसे पैसा चाहिए, अपना घर चलाने के लिए चाहिए, वो उसे इंस्टीट्यूशन भी चलाने के लिए चाहिए पैसा, क्योंकि अगर उन्हें टीचर्स रख रहे हैं या डॉक्टर्स रख रहे हैं, उनकी भी तो रोटी उसी से चल रही है। अगर उसकी साफ सफाई भी होनी तो डेफिनेटली पैसे से ही होगी, जो हमारी फीस जाएगी उससे होगी। ये एक सर्कल है, एक सर्कल है। लेकिन एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आज की डेट में बिजनेसमैन है, हर आदमी, हम कहते हैं कि हम इतना कठिन परिश्रम करते हैं, सुबह से रात तक हम लगे रहते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो पैसा हमारा हुआ, हमारे परिवार का हुआ, मतलब हम नहीं चाहेंगे कि वो पैसा हम किसी को दान दे दें। मतलब लोगों की सोच हो सकती है कि हम दान क्यों दें, किस वजह से दें, उससे हमें क्या मिलेगा, क्या हमें भी उसी तरह से इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए, हमें इस तरह का अस्पताल बनाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो सक्षम नहीं हो सकता कि वो स्कूल बनाए या अस्पताल बनाए। हर आदमी को अपने लेवल के हिसाब से, जिसका जो लेवल है उसके हिसाब से। देखिए, हमारी पुरानी परंपरा थी कि हमारे व्यापार में, इंडस्ट्री के अंदर लोग कहते थे मैं इतना पोर्शन, 1%, 5%, 10% अपना प्रॉफिट जो है वो मैं दान खाते या उसमें लगाऊंगा। किस लिए था कि हमारे ये कि जो कुछ हमने पाया है उसके लिए हमको, हमारा दायित्व है समाज के प्रति, वो हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस रोटेशन को नहीं चालू रखेंगे तो एक दिन आएगा ऐसा कि कोई भी आदमी दान या उसकी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो जो रिसिपिएंट है उसको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल से त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान ने भी ये सिस्टम इसलिए बनाया है कि जिसके पास है उसको देना चाहिए। ऐसा हमने शुरू से, बचपन से, हमारे संस्कार जो हमारे पिताजी ने या हमारे उन्होंने जो हमको दिए हैं वो ऐसे ही संस्कार दिए हैं। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि जिस घर में मैं पैदा हुआ था वो घर हमारे पिताजी ने एक अस्पताल डोनेट करके बना दिया। तो हमने बचपन से देखा है हमारे पिताजी ने ऐसा किया, तो वही संस्कार हमारे उसमें आए। जिस घर में गढ़ी के अंदर हमारे पिताजी पैदा हुए थे, वो उन्होंने जब गढ़ी से, जब गुड़गांव के पास जो गढ़ी है वहाँ से दिल्ली शिफ्ट हुए, तो उन्होंने वो एक गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल बना दिया, डोनेट कर दिया। तो जब हमारे पिताजी ने और हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया है तो वही संस्कार, यानी कि दो प्रॉपर्टीज, एक में अस्पताल बना दिया और एक में तो विद्यालय बना दिया। हमारे पिताजी ने तो बहुत ऐसा किया, तो वही चीज़ हम करते रहे हैं। जो हमसे जो थोड़ा बहुत बनता है हम भी करते रहते हैं, पैसा भी लगाते हैं, अपना समय भी लगाते हैं। अब बहुत सारी जगह में जुड़े हुए हैं हम संस्थाओं से, जहाँ पे हम हर तरह की कोशिश करते हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ध्येय है कि सिर्फ पैसा कमाना ही ध्येय नहीं है। पैसा बहुत कमाया, बहुत पैसा है, बहुत कमाया, और भगवान की अच्छी कृपा है, कमाएंगे, लेकिन उसमें से अगर हम किसी का भला कर सकें तो मैं समझता हूँ कि हमको उसकी, भगवान की मेहर हमारे पास इसीलिए है कि हम अपनी तरफ से कुछ करते रहते हैं। वीरेंद्र जी, जैसे समाज के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जो किए जा सकते हैं, सबको ज़रूरत है अलग अलग क्षेत्र में। आपने कोई ऐसा क्षेत्र चुन रखा है, या सभी कहीं, या जब भी कोई ज़रूरतमंद आ जाता है उसकी हेल्प कर देते हैं, या कोई पर्टिकुलर टाइम निकालते हैं, या कोई स्थान है जहाँ पे आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, सामाजिक सेवाएं करते हैं, दान करते हैं? देखिए, जगह काम तो बहुत करने को है। मेरे ख्याल से आप जितने काम करना चाहें, स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन फिर भी हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। तो आदमी को कुछ सोच तो होता है कि मैं क्या प्रायोरिटी में अपनी कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ। मैं अगर जो चाहता हूँ, मैं जो करता हूँ, मेरा प्रायोरिटी मेरे दिमाग में एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम इस समाज को अगर एजुकेट कर सकें, उनको पढ़ा सकें, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर हम इसके अंदर बच्चे जो पढ़ते हैं उनको एजुकेशन के बाद उनको हाइजीन एंड हेल्थ का अगर समझ में आएगा तो आपको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत कम हो जाएगी। तो हर चीज़ का खर्चा आपका बच सकता है अगर आप प्रॉपर एजुकेशन दें। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनी सोसाइटी टू ग्रो। एजुकेशन जो ऐसी कड़ी है, ऐसी ज़रूरत है, बुनियादी आवश्यकता है कि अगर एजुकेशन होगी तो शायद बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो क्या एजुकेशन अच्छी मिलने से गरीबी भी मिट सकती है? क्योंकि हम गरीबी के बारे में बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हर सरकारें आती हैं, वो कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, बट शायद गरीबी फिर ये भी कहने लगे कि गरीबी नहीं हट रही है, गरीब हट रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि गरीबी हटाओ बहुत अच्छा नारा है,
हर गवर्नमेंट इस नारे का साथ लेती है, कितना कर पाती है या उसकी कितनी नीयत है करने की, इसके ऊपर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि हाँ, गरीबी हटनी चाहिए, लेकिन गरीबी ऐसे नहीं हटेगी। गरीबी का मैं फिर उसी पे आ जाऊंगा, गरीबी का अगर हटने का तरीका अगर है तो वो एजुकेशन है। अगर आज सबको आप एजुकेट कर दें, कोई सबको पीएचडी कराने की ज़रूरत नहीं है, सबको कोई एमए कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको अगर बेसिक उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर जिस ऐसा काम अगर उसको बेसिक एजुकेशन दे के, मैं कहता हूँ 12वीं तक अगर उसको एजुकेशन दे दी जाए और उसके बाद उसको काम सिखा दिया जाए, किसी को बिजली का काम, किसी को नल का काम, किसी को सैनिटरी वेयर का, मोटर मैकेनिक का काम, तो आदमी को अपनी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने काम से अपने लिए, अपनी परिवार के लिए अपने वहाँ पे रोजी रोटी कमा सकता है। और ये बड़े आसान है, उसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वो सिखाने के लिए कि बहुत वो करना है। ये अगर आप छोटे छोटे अगर इंस्टीट्यूशन चला दें और वहाँ पे लोगों को ये तालीम दे दें इस चीज़ की, तो मेरे ख्याल से समाज का हम बहुत कुछ वो कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। और जब आदमी के पास अपना रोजी रोटी होती है तो उसको सारी सेटिस्फैक्शन होती है। जो एक समाज के अंदर वो डिसग्रंटेड पीपल जो होते हैं, जो कहते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि उनको जब नौकरी नहीं मिलती और जब वो असहाय होते हैं, उनके पास काम नहीं होता, तो खाली दिमाग, शैतान का घर, तो वो जितने भी टेररिज्म कह लो या जो सारी चीज़ें, वो सब उससे जुड़ जाती हैं। और वो सारा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर कह दो या किसी को कह दो, वो सारी प्रॉब्लम्स उससे चालू हो जाती हैं। वीरेंद्र जी, जो सामाजिक सेवाएं आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने कुछ ही संस्थाओं का सहारा लिया हुआ है, उनके साथ आप एसोसिएटेड हैं या इंडिविजुअली करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंडिविजुअली आप हर जना करता है, लेकिन किसी संस्था से जुड़ के अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। आपके पास 5 रुपए की क्षमता है करने के लिए, वो भी बहुत है। आप 5 रुपए से काम करना चाहते हैं, वो बहुत है, लेकिन वो 5 रुपए से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आपके और मेरे 5-5 रुपए मिल जाते हैं तो 10 हो जाते हैं। और इस तरह से अगर एक समाज के अंदर काफ़ी सारे जने मिलके 5-5 रुपए इकट्ठे करते हैं तो वो $500 मिलियन हो जाते हैं। और जब वो $500 मिलियन हो जाते हैं तो उससे आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे कि रोटरी इंटरनेशनल ने मिलके गवर्नमेंट के साथ पोलियो को हटाने का काम किया। वो आपके 5 रुपए से नहीं हुआ, लेकिन वो $500 मिलियन से हो गया। लेकिन उस $500 मिलियन के अंदर आपके भी वो 5 रुपए उसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने भी इसके अंदर एक अपनी आहुति दी है। मतलब एक बड़े फंड में आपके भी 5 रुपए वहाँ पे लगे मेरा हुए ऐसा हैं। मानना है कि आदमी अगर संस्थाओं से जुड़ जाए, रोटरी जैसी संस्थाएं, बहुत संस्थाएं हैं रोटरी से जुड़ी हुई जैसी संस्थाएं, उससे अगर आप जुड़ जाएं तो आप एक बड़ा काम कर सकते हैं जो कि समाज को ज़रूरत है। आज पोलियो समाज से, वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया, जो कि इतना बड़ा डिजीज़ था, तो उसके अंदर मैं रोटरी को उसके अंदर बहुत ज़्यादा सराहता हूँ और गवर्नमेंट ने मिलके उसके अंदर किया है, तो ये बहुत अच्छा काम है। तो मेरा मानना है कि आपको जुड़ना चाहिए किसी संस्था से। तो आप क्या रोटरी से जुड़े हुए? मैं रोटरी के अंदर मैं रहा हूँ काफ़ी दिन से। मैं वहाँ पे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ रोटरी के अंदर। तो मैंने 35 साल मैंने रोटरी के अंदर वो किया है और हर तरह का मैंने उसके अंदर सामाजिक कार्य हमने किया है। तो मेरा ये और भी मानना है कि अगर किसी संस्था से आप नहीं भी जुड़ पा रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं है कि छोटा काम, जैसे मैंने बताया कि आपके 5 रुपए भी बहुत अहमियत रखते हैं। आप कोई भी छोटा काम करें, किसी छोटे से बस्ती में जाके 1 घंटा अगर आप 4 बच्चों को बिठा के पढ़ा दें, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आप उन 4 बच्चों की एक ज़िंदगी संवार रहे हैं। अगर उनको आपने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया तो वो अपने आगे ज़िंदगी के अंदर उनको लोग तंग नहीं करेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने से जो हो सकता है, और कोई भी कार्य छोटा नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूशन छोटी नहीं है। बड़ी कंट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज वेलकम, लेकिन छोटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक जिक्सॉ पजल होता है। जिक्सॉ पजल के अंदर एक पीस भी कम रह जाता है तो पजल पूरा नहीं होता। तो आपका किस चीज़ से वो पूरा हुआ? एक छोटे से एक पीस से। तो आपके वो 5 रुपए से ही $5 मिलियन बने हैं। तो इसलिए एवरी कंट्रीब्यूशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। वीरेंद्र जी, आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन की, या सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो खुद भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि सभी लोगों के पास
वो एक एक्सक्यूज़ भी है और वो सच्चाई भी है। कुछ लोग जो नौकरी वाले हैं, एमएनसीज में हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, तो आप वहाँ समझते हैं कि उनकी कितना बिजी शेड्यूल रहता है कि सुबह 8 बजे पहुँचना है, 9 बजे आना था, समय नहीं मिलता, लेकिन उनके दिल से इच्छा होता है कि मैं करूँ, तो वो कैसे करें? फिर मेरा वही जवाब आएगा, किसी संस्था से जुड़िए। हर संस्था के पास कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग अपना समय देते हैं, तो ये दोनों चीज़ मिलके ही काम हो सकता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, फेयर इनफ, मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं समय दे सकता हूँ। आप समय नहीं दे सकते, पैसे दे सकते हैं, दोनों का मिलके मिश्रण होके ही कोई भी कार्य हो सकता है। तो इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप समय देना चाहें समय दीजिए, पैसा देना चाहें पैसे दीजिए, दोनों दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये भी शायद है कि अगर मान लीजिए इसके पास अगर कोई एजुकेशन भी देना चाहता है, पढ़ाना भी चाहता है, कुछ करना, सबके घर में मेट्स होती हैं, उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात करी है कि अगर आप उन बच्चों को जो कि इधर उधर गलियों में फिरते रहते हैं, अगर उनको बिठा के अगर आप कुछ पढ़ा लेंगे, आपका भी समय निकलेगा, एक क्वालिटी वर्क आप करेंगे और उनकी ज़िंदगी भी संवरेगी। मैं एक और बात कहता हूँ, एजुकेशन से जब आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहा जाता है सही तरह से, जो बात है सही बात है कि गर्ल को एजुकेट करना इज़ एजुकेटिंग अ जनरेशन। वो जब माँ बनती है वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, और अगर वो नहीं पढ़ी लिखी है तो उसके ऊपर तो जो अत्याचार होता है उसके बच्चे भी उसी अत्याचार के उसके अंदर शिकार हो जाते हैं। तो एक लड़की को पढ़ाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। तो मैं तो अपनी जब भी कोई मेरी फोकस होती है, मैं कहता हूँ जी स्कूल आप गर्ल चाहे, जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी ने जो अपना घर जिसमें उनकी वो हुई थी पैदाइश, उन्होंने गर्ल स्कूल बनाया था, तो यही उनके दिमाग में उस वक्त भी होगा कि बच्चों को पढ़ाने से एक अच्छा, बिटवीन द टू इट इज़ बेटर कि हम लड़कियों को पढ़ाएं। तो इसके अंदर हम ये सोच कहते हैं कि जी हम एक्चुअली, एक और बात है ना, हम पॉलिटिकली कहते हैं जी कांग्रेस ने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, या इसने वो नहीं किया। इन चीज़ों को अगर छोड़ के हम ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि हमने क्या, बहुत आसान है कहना कि जी कांग्रेस पार्टी की जगह वो, इसकी जगह वो होता तो ऐसा हो जाता, अडवाणी जी होते अगर मोदी जी की जगह तो पता नहीं ये हो जाता, बड़ा आसान है कहना। लेकिन अगर अडवाणी जी होते तो पता नहीं जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी ना कर पाते। अगर नेहरू जी की जगह पटेल जी होते, मेरे को कोई, मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा, पता नहीं पटेल जी इतना भी कर पाते जितना नेहरू जी ने किया। तो ये कहना बड़ा आसान है कि ये चीज़ नहीं हुई। अरे ये देखो कि क्या हुआ, क्या हुआ। जब हम सन 47 में जब हमने अपनी आज़ादी पाई है, उस वक्त हमारे पास क्या था, एक पिन भी नहीं बनाते थे। आज हम क्या नहीं बनाते। मैं किसी भी गवर्नमेंट को इसका श्रेय नहीं देना चाहता, लेकिन ये है कि आज हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ और कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कर लेंगे आगे। एक गवर्नमेंट आई है ये करेगी, कोई और गवर्नमेंट आएगी वो उसको और आगे बढ़ाएगी। ये तो एवरीडे इज ऑन गोइंग प्रोसेस, और बढ़ता ही जाएगा। जो काम होता गया उसके आगे और बढ़ता है, सीढ़ी है तो प्लस आगे चढ़ते जाएंगे। तो इसलिए मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जो गवर्नमेंट्स आती हैं समाज के लिए अच्छा कार्य करती है और उनको हमें सहयोग देना चाहिए। और इसी उसमें कि एजुकेशन के अंदर हम लोग आगे बढ़ें और ये देखें कि जी हमारे इलाके के अंदर, अब मैं कहता हूँ जी अब हमारे इलाके में एक छोटा सा स्कूल है, अब गवर्नमेंट के पास अपनी जिम्मेवारियां हैं कि उनको टेंडर से उसको ठीक कराने के लिए हर चीज़ टेंडर करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, तो कहीं जाके उसके अंदर जो खर्चा होना आता है, और खर्चा क्या है, छोटा छोटा खर्चा है। मैं एक स्कूल में गया, वहाँ पे देखा 10 क्लासरूम थे, सारे ना किसी में पंखा चल रहा था ना किसी में बत्ती चल रही थी। प्रिंसिपल से बात करी, बोली जी हमने रिक्विजिशन भेज रखी है, अब वो जब आएगी अब उसका एक पूरा सिस्टम है। हमने क्या किया, हमने कहा एक बिजली वाले को बुलाया, हमने कहा देख भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ हुआ है। एक जगह एक स्विच लगाना था, पंखा चालू हो गया, एक जगह एक बल्ब लगाना था, बल्ब चालू हो गया। 10 के 10 कमरों के अंदर हमने 2000 रुपये नहीं खर्चे, सारी स्कूल जगमगा गया। अब गवर्नमेंट की इंतजार करते रहें या वो हमने 2000 रुपये खर्च करके उस कंट्रीब्यूट करके समाज को कंट्रीब्यूट किया और उसको बना दिया। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड मूव। कितना सेटिस्फेक्शन हमको हुआ कि यार वो जो बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे थे, अब स्कूलों के अंदर डेस्क नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी बिग एक्सपेंस। अगर हम समाज के अपनी उस इलाके की एक रेजिडेंट एसोसिएशन मिलके वहाँ पे जाके एक स्कूल को वो कर दे, छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, वी कैन ऑल कंट्रीब्यूट, और कितने बच्चों का उसका फ़ायदा होगा। तो हम सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ये नहीं किया।
ठीक है, ब्लेम है गवर्नमेंट ने अगर नहीं किया तो, लेकिन सिर्फ उसको सोच के बैठे रहें वो मैं नहीं मानता। हाँ, कुछ आगे बढ़ें, हम कुछ करें, अपना इनिशिएटिव लें और आगे बढ़ें, करें, तो मेरे ख्याल से समाज का बहुत उद्धार हो सकता है। इसमें एक चीज़ और मेरे दिमाग में आइडिया कि सिर्फ जैसे आपने कहा कि भाई एजुकेशन से भी गरीबी हट सकती है, और एजुकेशन से दो तरह से गरीबी हट सकती है, यानी कि जो बच्चे आने वाले हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं, एक तो उनको रोजगार मिलेगा, प्लस अगर उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन्होंने ऑलरेडी 12th कर रखी है, 10th कर रखी है, अगर उन बच्चों को भी ये रोजगार दे दें कि भाई आप अपने मोहल्ले के 10 बच्चों को, 8 बच्चों को, 20 बच्चों को पढ़ा दें और उनको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, तो बहुत अच्छा आइडिया। तो मतलब एक तरह से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है इसमें, आप पढ़ा भी रहे हैं और आगे उनको, आगे बच्चों को भी उसके अंदर वो हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो इस तरह से तो हमको सोचना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव फ्रेम ऑफ वर्क से हम अगर आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल से सबका भला कर सकते हैं हम। और सिर्फ मैं और मेरी स्टेज रिक्वायरमेंट मैं देखूंगा, मेरे को राइट है देखने का, मेरे पास जो पैसे हैं मैं किसी को क्यों दूँ, किसी ने मेरे को, कोई मेरे को बाध्य वो नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी जिम्मेवारी है। जब मेरे को समाज से इतना मुझे मिला है तो मुझे समाज को देना तो चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। और वही चीज़ को समाज दिमाग में रखते हुए हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करने की कोशिश करते रहते हैं। और आप जैसे लोगों की वजह से, संपन्न लोगों की वजह से, इस सोच की वजह से समाज और देश चल रहा है, क्योंकि अगर आप जैसे लोग नहीं होंगे तो शायद सरकार कब तक क्या क्या चीज़ें कर पाएगी, क्योंकि सरकार हर जगह, हर कॉर्नर्स पे अवेलेबल सब कुछ नहीं कर सकती सरकार। क्योंकि जैसे आपने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया कि भाई आप स्कूल में गए, आपने वहाँ पे विजिट किया और वहाँ पे 10 कमरों में सिर्फ 2000 रुपए में पंखे भी चलने लगे, लाइट्स भी जगमगा गई। ये एक बड़ा एक बेसिक वो है। आप किसी भी स्कूल में जाके देखेंगे वहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी है। करप्शन को छोड़ दीजिए, मैं आजकल कहते हैं करप्शन बहुत ज़्यादा है, मैं उसको देखता नहीं। आई डोंट वांट टू सी द करप्शन पार्ट, आई वांट टू सी द एग्जीक्यूशन पार्ट, कि उसको कैसे अच्छा किया जाए। आई थिंक अगर सब जने ये देखने लग जाए तो ब्लेम गेम में ना पड़ के कि वो कहते हैं ना, मैं एक उंगली किसी के ऊपर उठा रहा हूँ तो 3 उंगली मेरे ऊपर हैं, तो मैं उसको ब्लेम ना करके, लेट्स नॉट ब्लेम, लेट्स डू इट, एंड वंस यू डू इट एवरीथिंग विल बी फाइन। सकारात्मक सोच आएगी तो अगर एक ने शुरू किया है तो दूसरा भी आएगा, उससे जुड़ता चला जाएगा, और समाज सकारात्मक हुआ नहीं तो देश हमारा डेफिनेटली तरक्की करेगा। बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पॉजिटिव थिंकिंग दें, तो मैं नहीं समझता कि हमारा समाज बड़ा वो है कि हमारे समाज के अंदर सब कुछ गलत हो रहा है। मेरे को तो कोई चीज़ गलत नहीं दिखती, ज़्यादातर मैं गलत को देखना ही नहीं चाहता। यही आई कि नज़रिया, मैं देखना ही नहीं चाहता गलत को। मैं तो देखता हूँ यहाँ ये देखो इतना अच्छा हो रहा है, मैं इधर क्यों देखूँ जहाँ पे खराब हो रहा है। अरे जो अच्छा हो रहा है वो देखो, अपने खुश रहो, लोगों को खुश रखो। मेरा तो ये मंत्र है जी, बी हैप्पी एंड मेक पीपल हैप्पी, दैट इज़ दी, यू विल ऑलवेज बी डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही फोकस कर लें और वहीं से सब लोग थोड़ा थोड़ा करके भी कंट्रीब्यूट करें, चाहे समय या पैसा, दोनों में से कोई भी कंट्रीब्यूट थोड़ा थोड़ा कर ले, तो शायद समाज हमारा बहुत अच्छे से और बड़ी तेज़ी से सुधर सकता है। स्वच्छता आ सकती। अच्छा, स्वच्छता के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आजकल स्वच्छ भारत का बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। देखिए, स्वच्छता ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो नारा है, ये तो खैर शुरू से ही हमारे को सिखाया गया है स्वच्छता के बारे में। और स्वच्छता जो आती है वो एजुकेशन से आती है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँगा तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ गंदगी नहीं फैलाऊंगा। और जब आप देखोगे जो बड़े बच्चे होते हैं, पढ़े लिखते नहीं हैं, उनके वो दे आर नेवर, वो कभी भी क्लीन नहीं होते। तो क्लीनिनेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन। तो एजुकेशन से ही वो आता है। अब मैंने एक छोटी अभी पहले बात कही थी आपको गर्ल के लिए, हाउ विल यू एजुकेट द गर्ल्स। मैंने कई एक जगह मेरे को स्कूल में आमंत्रित किया गया था सब्जेक्ट के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने ये देखा एक लड़की कि जी यहाँ पे लड़कियाँ बड़ी कम है, को एजुकेशन स्कूल था स्कूल। तो उसके मैंने एक टीचर से पूछा क्या बात है यहाँ पे लड़कियाँ क्यों नहीं आती। तो शी वॉज अ लेडी टीचर। तो उसने कहा भाई साहब एक बात बताइए कि यहाँ पे जो बच्ची आती है और अगर उसको टॉयलेट जाना हो तो उसको यहाँ से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे टॉयलेट है उसके लिए। हाउ विल हर मदर, उसकी माँ उस बच्ची को स्कूल कैसे भेजेगी। तो ये एक विडंबना है। और हम अगर कोई भी अगर वहाँ पे बच्ची के स्कूलों में अगर हम टॉयलेट बना दें तो शायद ये वाली समस्या ख़त्म हो जाए और बच्चियाँ स्कूल में आने शुरू हो जाए। दूसरी चीज़ पीने का पानी, उसने कहा यहाँ पीने का पानी हमारे स्कूल में है ही नहीं, देयर इज़ नो टैप वाटर। मैं जब डायस पे बैठा हुआ था तो जैसा कि आम होता है कि पानी की बोतल एक सामने रखी होती है उसके लिए, तो एक बच्चे ने उठ के वो पानी की बोतल मेरी उठा के वो पानी पी लिया। जो हेड प्रिंसिपल थी जो मेरे बराबर में बैठी थी, उसने बच्चे की तरफ घूर के ऐसा वो देखा कि अब
इसको अभी वो हो जाएगी। मैंने समझ लिया ऐसे बच्चे की तो शामत आ गई। जब वो मीटिंग ख़त्म हो गई तो मैंने इससे पहले कि वो बच्चे की शामत करती, मैंने उसको कहा प्रिंसिपल से, मैंने कहा जी आपको मैंने देखा कि आप बहुत नाराज़ हो रही, नाराज़ मतलब आपका गुस्सा आया जब उसने उठाया। बिल्कुल सही बात है, इनडिसिप्लिन है, लेकिन जो बच्चा प्यासा बैठा है उसको पानी नहीं मिलेगा क्योंकि स्कूल में पानी नहीं है और उसके सामने पानी रखा है, वो क्या करेगा? उसने मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं करी है कि उसने मेरी पानी की बोतल उठा ली। इसलिए उसको गुस्सा होने के बजाय पानी मुहैया कराइए। तो ये एक जो चीज़ है ये स्कूलों के अंदर ये हम लैक कर रहे हैं। तो हाउ विल बी एजुकेट, इसके अंदर गवर्नमेंट को तो बहुत कुछ करना ही है, करना ही चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को भी अगर हम कुछ थोड़ा बहुत कर सकें, कहीं वाटर कूलर लगा दें, कहीं टॉयलेट बनवा दें, तो हम उनके लिए समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। मैंने एक और चीज़ नोट करी जो कि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अच्छे एजुकेटेड पीपल भी नहीं रियलाइज़ करते कि उनके बच्चे कितने हाथ अच्छी तरह धोते हैं। मैंने एक दिन अपने ही पोते को आज से कुछ 6 महीने पहले मैंने देखा, उसने साबुन लिया और हाथ पानी में बिना उसको मले हाथ पानी धोया आ गया। तो ये क्या कर रहा है? इसने रियलाइज़ कि उसको शायद हमने इस बात का सोचा नहीं कि उसको हमें एजुकेट प्रॉपर्ली करना है, बताना है उसको बताना है उसको। फिर मैंने अपने बच्चों को सबको बुलाया, उनको अपने साथ करके देखो ऐसे करते हैं ऐसे। तो उसके बाद मुझको एक आध बारी मैंने चेक किया, दे आर डूइंग इट वेल, तो इसका मतलब नाउ दे आर वेल इक्विप्ड, का वो बेटर हाइजीन वो है। रोटरी ने एक प्रोग्राम चलाया है इसी उसके अंदर कि स्कूलों के अंदर दे पुट एक वो लगाते हैं 12 20 नल का एक स्टेशन लगाते हैं और एक क्लास के बच्चों को इकट्ठा बुलाते हैं। ये नहीं कि एक बच्चों को सिखाते हैं, एक सेंस ऑफ कंपटीशन करते हैं। वो 20 के 20 बच्चों को वो कैसे साबुन लेना है, कैसे हाथ धोने हैं, किस तरह से वो करना है, उसके अंदर गाना गा के उनको वो करते हैं ताकि बच्चों को आदत हाथ धोने की आ जाती है। और फिर वो घर जाके बताता है कि आज मैंने ऐसे हाथ धोए, आज मेरे को इस तरह से टीचर ने इस तरह से किया। तो एक दूसरे के एक कंपटीशन, सेंस ऑफ कंपटीशन कि अच्छी तरह हाथ धोना है, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो हमें अपने घर में पहले देखें कि क्या हमारे स्टाफ के मेंबर्स, क्या हमारे बच्चे प्रॉपर्ली हाथ धोते हैं। यू विल सी। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हाइजीन है या कोई भी चीज़ है सिखाई जाती है, सीखनी पड़ती है हमें। अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बड़े, अगर हम जो चीज़ उनको देखते हैं जैसे कर रहे हैं तो हम उनसे सीखते हैं। या अगर आप सपोज कि सिंपल हाथ धोना है, अगर हमें बताया नहीं कि हमें हाथ धोना कैसे, तो डेफिनेटली अगला तो काम बच्चा काम पूरा करा है, उसने साबुन से ही हाथ धोए, साबुन लिया और हो गया काम, हो गया काम, उसने डाला सामान, बस हो गया। तो ये हमें एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, हाइजीन भी हमें सिखानी तो चाहिए। हम वहाँ पे उनको नहीं सिखाएंगे तो शायद हमारे घर के अंदर हेल्थ प्रॉपर नहीं रहेगी। तो ये मेरा मानना है। तो हेल्थ, हाइजीन और ये एजुकेशन, दे ऑल गो हैंड इन हैंड। ये हमें ज़रूर इसके अंदर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि है तो सिर्फ छोटी सी बात ही, हाथ धोना भी एक हाथ कला है। जैसे अगर हम ड्राइविंग सीखने की बात करें तो क्या है, ड्राइविंग के लिए हमें 3 चीज़ें, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर और स्टीयरिंग, 4 चीज़ों को ही इस्तेमाल में लाना है। बट अगर हम जब तक उसे सिखाएंगे नहीं तब तक वो सीखेगा कैसे? आप बड़ी चीज़ नहीं रोक सकते। आप अगर घर में बहुत बड़ी कोई एपिडेमिक आई हुई है, उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ अगर आप देखेंगे घर के अंदर, नल, पानी का नल जो है बह रहा है, उसको रोकना है, टपकना नहीं देना है, ये बच्चों को अगर आप सिखाएंगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप सही हो जाती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट तो होती है। ये हमने तो हमेशा सीखा है कि जी वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन, एंड बच्चे वही सीखेंगे जब मैं खुद नल बंद करूंगा। मैं शेव बनाते हुए नल खुला हुआ है, अक्सर हम सुनते हैं बातें टीवी में, पिक्चरों में दिखाते हैं कि अगर नल खुला हुआ मैं शेव कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा यही देखेगा। लेकिन आजकल बच्चों को जब अकल आ जाती है, मुझे याद है एक दिन ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मैं खोले हुए कर रहा था तो मेरी छोटी सी पोती ने आके मुझसे कहा, दादू ये नल क्यों खुला हुआ है आपका? तो एकदम सेंस ऑफ, क्योंकि सिखाया जा रहा है स्कूलों में और घर के अंदर। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि हम सब बच्चों को सिखाएं। ये नहीं कि सिर्फ सीमित रह जाए जो कि सिर्फ स्कूली बच्चे जो जा रहे हैं। जो बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनको भी अगर हम जाके थोड़ा सा टाइम लगाएं, उनको अच्छा एक अगर हम बस्ती में जाके बच्चों को इकट्ठा करके उनको कोई छोटी छोटी कहानियाँ बताएं, जिन कहानियों से उनको मैसेज जाता है, दे लर्न सो मेनी थिंग्स। आप बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसके अंदर अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, तो इट विल बी एजुकेशन। कोई लिखाई पढ़ाई सिर्फ वो नहीं है, उनको आप सीख दे सकते हैं वो जाके लोगों के अंदर।
थोड़ा सा टाइम लगाने की बात है, कोई आपका पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, सिर्फ समय थोड़ा सा लगाएंगे, देश का भला हो जाएगा, ये मेरा मानना है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये समझा कि अगर हम कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर हम फोकस कर लें, सारे लोग मिलकर फोकस कर लें, तो शायद समाज से गंदगी भी हट सकती है, गुंडागर्दी भी हट सकती है, बदमाशी भी हट सकती है, चोरी भी हट सकती है, गरीबी भी हट सकती है। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।